नमस्कार, आप देख रहे हैं योगी अनकट। आज योगी अनकट के इस एपिसोड में मैं आपको बताऊंगी अयोध्या के राम मंदिर से जुड़े विवाद में अब एक नया मोड़ सामने आया। चढ़ावा चोरी मामले में क्लीन चिट मिलने के बाद पूर्व महासचिव चंपत राय ने 9 पन्नों का एक बयान जारी कर मंदिर निर्माण से जुड़े फैसलों और नृपेंद्र मिश्रा की भूमिका पर कई बड़े दावे किए। चंपत राय का दावा है कि मंदिर निर्माण से जुड़े अहम फैसलों में नृपेंद्र मिश्रा की सहमति और भूमिका बेहद खास थी। वहीं नृपेंद्र मिश्रा ने चंपत राय के पत्र को लेकर कहा कि उन्होंने अभी तक पत्र नहीं देखा और इसको लेकर विवाद खड़ा करने की कोशिश हो रही है। अब सवाल सिर्फ चंपत राय के आरोपों का नहीं, बल्कि राम मंदिर निर्माण के फैसले आखिर कैसे लिए जाते थे, किसकी क्या भूमिका हुआ करती थी और चढ़ावा विवाद के बाद सामने आ रहे इन दावों से क्या कुछ नई तस्वीर सामने आ रही है। तो चलिए योगी अनकट में बिना किसी काट छाट के जरा विस्तार से जानते हैं क्या है ये पूरा मामला। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय ने 9 पन्नों का एक पूरा पत्र जारी किया है। इस पत्र में उन्होंने राम मंदिर के ऐतिहासिक संघर्ष से लेकर उसके निर्माण, परिसर के विकास, श्रद्धालुओं की व्यवस्था और ट्रस्ट की वित्तीय प्रणाली तक का तमाम पहलुओं का जिक्र किया है। पत्र में मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा की भूमिका को खास रूप से इसमें उसका जिक्र किया गया है। अब चंपत राय का कहना है कि मंदिर निर्माण से जुड़े सभी प्रमुख फैसले निर्माण समिति की बैठकों में लिए जाते थे और नृपेंद्र मिश्रा की इन सब फैसलों में जानकारी होती थी और एक केंद्रीय भूमिका वो निभाते थे। चंपत राय ने सन 2026 में जून के महीने में चढ़ावा चोरी विवाद सामने आने के बाद अपने महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया था। उनका इस्तीफा जुलाई में ट्रस्ट की बैठक में स्वीकार कर लिया गया था और एसआईटी की जांच रिपोर्ट में उन्हें क्लीन चिट मिलने के बाद उन्होंने ये पत्र अब जारी किया है। पत्र में उन्होंने साफ तौर पर यह लिखा है कि निर्माण संबंधित कोई भी कार्य ऐसा नहीं हुआ जो समिति के निर्णय के बिना हुआ हो। कई मामलों के बाद बदलाव किए गए और मिश्रा के फैसलों को प्राथमिकता भी दी गई है। समिति के कई दूसरे सदस्यों के सुझावों को कई बार महत्व नहीं दिया जाता था, यानी कि मामला उलझता नजर आ रहा है और चंपत राय ने कई खुलासे किए हैं। तो आइए इस रिपोर्ट में जानते हैं क्या कुछ चंपत राय ने और भी दावे किए हैं। चंपत राय के पत्र में राम मंदिर के लंबे संघर्ष का विस्तार से जिक्र किया गया है। एक 1528 में बाबर की सेनाओं द्वारा राम जन्मभूमि मंदिर तोड़े जाने के बाद भूमि को लेकर संघर्ष सदियों तक चला। स्थानीय संतों, राजाओं, रियासतों और समाज के लोगों ने निरंतर प्रयास किया। फिर 1949 में विवादित स्थल पर रामलला की मूर्ति रखे जाने के बाद संघर्ष ने एक बार फिर से नया मोड़ ले लिया। 1950 से 1989 के बीच 4 प्रमुख मुद्दे अदालतों में दाखिल हुए। मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट तक पहुंचा, लखनऊ बेंच तक पहुंच गया, जहां 3 जजों की पीठ ने करीब 15 सालों तक सुनवाई। फिर 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने मामले को बातचीत से सुलझाने का भी प्रयास किया। पूर्व न्यायाधीश FMI कलीफुल्ला, वरिष्ठ वकील श्री राम पंचू और आध्यात्मिक गुरु श्री रविशंकर की मध्यस्थता समिति बनी। मार्च से जुलाई 2019 तक बातचीत चली, लेकिन समाधान नहीं निकल सका। इसके बाद 6 अगस्त 2019 से 5 जजों की संविधान पीठ ने नियमित सुनवाई भी शुरू कर दी। करीब 40 दिनों तक सुनवाई चली और 9 नवंबर 2019 को सर्व समिति से फैसला सुनाया गया। इस फैसले के बाद राम मंदिर निर्माण का मार्ग सामने आने लगा। अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद केंद्र सरकार ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का गठन किया। ट्रस्ट में 15 सदस्यों का प्रावधान रखा गया, जिसमें संतों, जानकारों और अलग अलग क्षेत्रों के प्रतिनिधि शामिल किए गए। मंदिर निर्माण समिति की जिम्मेदारी पूर्व वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी नृपेंद्र मिश्रा को सौंपी। चंपत राय के मुताबिक मिश्रा की संतुष्टि पर लार्सन एंड ट्रूबो को मंदिर निर्माण की जिम्मेदारी सौंपी गई, जबकि टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर्स को प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का एक हिस्सा दिया गया। मंदिर के वास्तुकार चंद्रकांत सोमपुरा को साल 1986 में अशोक सिंघल ने चुना था।
और उन्हें योजना में बनाए रखा गया। कई भवनों के डिजाइन का काम नोएडा की डिजाइन एसोसिएट फर्म को दिया गया। चंपत राय ने आरोप लगाया है कि नृपेंद्र मिश्रा ने अपनी सहूलियत के हिसाब से समिति में कुछ लोगों को शामिल किया। इनमें से कुछ को 6 साल में 1 या 2 बार ही अयोध्या बुलाया गया। वहीं पूर्व NBCC चेयरमैन अनूप मित्तल हमेशा मिश्रा के साथ बैठकों में मौजूद रहते थे। समिति की बैठक प्रतिमाह होती थी और कुछ समय तक 15 दिनों में एक बार फिर भी होती थी। प्रत्येक फैसले इसी समिति में लिए जाते थे। अब निर्माण कार्य जून 2020 में कोरोना महामारी के कठिन दौर में शुरू हुआ था। पत्थरों से बने विशाल मंदिर का निर्माण जून 2026 तक पूरा होकर समाज को समर्पित कर दिया। चंपत राय ने मिश्रा के प्रयासों का भी जिक्र किया है और प्रशंसा भी की है। इसके साथ ही लिखा है, तकनीकी या दूसरे बाधाओं के समय वो देश भर में सक्षम जानकारों को बुलाकर समस्या को सुलझाते थे। जानकार बिना किसी पारिश्रमिक के सेवा भाव से अपना योगदान देते थे। पत्र में परिसर की व्यवस्थाओं का भी जिक्र किया गया है। रामपथ पर बिरला धर्मशाला के सामने यात्री सेवा केंद्र बनाया गया है। पहले वहां परिवहन निगम का बस अड्डा हुआ करता था। ट्रस्ट ने जमीन खरीदकर 2 मंजिला प्री फैब्रिकेटेड भवन बनाया। 22 जनवरी 2024 को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद रोजाना 75,000 से ज्यादा श्रद्धालु आ रहे हैं। महाकुंभ के दौरान रोजाना 3 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचते हैं। रामलला दर्शन के लिए 8 लाइनें बनाई गई हैं। इनमें एक विशिष्ट दर्शन, एक सुगम और एक व्हील चेयर पर जो लोग मजबूर हैं आने के लिए, उनके लिए ये लाइनें बनाई गई हैं। अब सभी के रास्ते अलग अलग हैं, जिसमें क्रॉसिंग की स्थिति नहीं बनती है। VIP दर्शन के दौरान भी सामान्य श्रद्धालुओं का दर्शन जारी रहता है। राज्यपाल, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री और न्यायाधीश के लिए भी अलग व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही असमर्थ श्रद्धालुओं के लिए मुफ्त व्हीलचेयर भी यहाँ पर उपलब्ध कराए गए हैं। भजन, कीर्तन और सुंदरकांड के परिसर में इसके लिए भी व्यवस्था की गई है और निःशुल्क व्यवस्था यहाँ पर मानी जाती है। इसके साथ ही इधर मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने 3 दिवसीय समीक्षा बैठक के आखिरी दिन पत्र के बारे में पूछे गए सवालों पर भी अपनी राय दी। उन्होंने कहा कि उन्हें ऐसा कोई पत्र अभी तक नहीं मिला है और ना ही उन्होंने ऐसा कुछ देखा है। जब तक पत्र नहीं देख लेते तब तक उस पर कुछ कहना उचित नहीं होगा। इसके साथ ही मीडिया के सवालों पर वो क्या कुछ जवाब देते हैं, सुनते हैं। मंदिर निर्माण अच्छा है, भगवान यहाँ आए, यह तो हम सबके लिए सपना था अयोध्या में। तो इसलिए सबसे पहला तो यह करोड़ों करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए एक प्रकार से मैं कैसे बताऊं, वो केवल व्यक्तिगत आप भी अनुभव कर रहे हैं, हम भी अनुभव कर रहे हैं कि जनरेशन जो थी, जो बीत गई और जो आज हैं, जिन्होंने कभी आशा नहीं की थी कि भगवान यहाँ पर पुनः आएंगे, अपने मंदिर में उनको स्थान मिलेगा, तो इसकी पूर्ति हो गई। तो एक सपना साकार हो गया। सपना को साकार करने में निश्चित रूप से ट्रस्ट का ही योगदान है, क्योंकि ट्रस्ट के अनेक सदस्य आंदोलन में भी थे। और उसके बाद जब ट्रस्ट गठित किया गया सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से, तो आप जानते हैं कि किस प्रकार धन एकत्रित किया गया जिससे कि निर्माण यह हो सका। सबसे बड़ी गर्व की बात यह है कि इसमें कहीं भी सरकार का पैसा, चाहे केंद्र या राज्य, नहीं लगाया गया, जो कि एकमात्र न्यास ने एकत्रित किया उससे बना। तो कुल मिलाकर तो बहुत, आप इसे ऐतिहासिक माने, क्योंकि आपके समक्ष ये मिल गया है, इसलिए आप इसको अगर आप शांति से अपने घर में बैठकर सोचेंगे तब आपको लगेगा कि ये मंदिर कितना कितना बड़ा और आपके सपनों को पूरा करने के लिए कितना इसमें प्रयास। पत्र देखा नहीं है और जब तक मैं पत्र को देखूं नहीं तब तक मैं केवल यह आपको जवाब दूंगा कि ये आप लोगों की मनगढ़ंत गाथा होगी। शायद इस प्रकार का कोई पत्र
और कोई इस प्रकार की आलोचना 9 पन्ने का भी होगा तो उसमें उन्होंने इस प्रकार की कोई आलोचना नहीं की होगी। और ये केवल आप लोग जो हैं वो मनगढ़ंत चाहते हैं कि हर जगह पे आप विवाद पैदा करना चाहते हैं। आप विवाद करने के लिए इस प्रकार का मेरे सामने प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं। नृपेंद्र मिश्रा ने तो उल्टा मीडिया पर ही भ्रम फैलाने का आरोप लगा दिया, यानी कि राम मंदिर विवाद लगातार उलझता जा रहा है और आने वाले ही समय में अब पता चलेगा कि क्या कुछ खुलासे होते हैं और चंपत राय के इन आरोपों और दावों का आखिर आगे क्या कुछ निकलता है। अब ये पूरा मामला राम मंदिर निर्माण के और प्रबंधन की पारदर्शिता पर चर्चा का मुद्दा बन चुका है। चंपत राय के पत्र में निर्माण प्रक्रिया की पूरी जानकारी दी गई है, जबकि नृपेंद्र मिश्रा ने पत्र को ना देखे होने और विवाद पैदा करने की कोशिश का जिक्र कर दिया है। मंदिर परिसर में अब रखरखाव और शेष निर्माण कार्यों पर फोकस है। श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए सुविधाओं का विस्तार जारी है। ट्रस्ट की वित्तीय व्यवस्था बैंक ट्रांसफर और नियमित ऑडिट पर आधारित बताई जाती है। और जबकि चंपत राय के पत्र में मंदिर निर्माण को कोरोना काल की चुनौतियों के बावजूद पूरा करने का श्रेय नृपेंद्र मिश्रा को दे दिया गया है। साथ ही समिति के कामकाज में उनकी निर्णायक भूमिका का भी जिक्र है। मिश्रा की ओर से निर्माण कार्यों के ट्रांसफर और आंतरिक ऑडिट की बात भी कही गई है। अब दोनों पक्षों के बयानों से मंदिर निर्माण की प्रक्रिया और वर्तमान की स्थिति की तस्वीर भी साफ होती है। अयोध्या में राम मंदिर अब लाखों श्रद्धालुओं के आस्था का केंद्र बन चुका है और इसके प्रबंधन की व्यवस्था निरंतर विकसित हो रही है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश।